गणित की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 के अंतर्गत जो सवाल हैं उनको वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। प्रश्नावली 3.5 के कुछ सवाल पिछले वीडियो में थे और आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग वज्र गुणन विधि को और बेहतर तरीके से समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। हाँ बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.5 का दूसरा सवाल है। कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। जो समीकरण आपका दिया है वो 3x + y = 1 और दूसरा समीकरण है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। तो युग्म का कोई हल नहीं है, उसके लिए आपको इनका अनुपात निकालना होगा, दोनों समीकरणों के गुणांकों का। तो पहले हम लोग लिखें, यहाँ पर लिखेंगे a1 अपान a2 = क्या आएगा 3/2k - 1 और इसके बाद b1 अपान b2 निकाल दें हम लोग। b2 अपान आएगा, इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक k - 1 है। इसके बाद c1 अपान c2 निकालेंगे तो इसका गुणांक 1, ये कांस्टेंट और ये आपके पास 2k + 1। चूंकि दिया क्या है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, दिए गए समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। इसलिए जो कंडीशन होती है इसकी वो आपको याद रखनी होगी। a1 अपान a2 = b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो हम लोग a1 a2 का मान रख दें। a1 अपान a2 की वैल्यू आपने क्या निकाली 3/2k - 1 = b1 अपान b2 निकाला k - 1 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 निकाला 2k + 1। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों का रिलेशन हम लोग ले लें। इन दोनों का रिलेशन लेने पर क्या होगा, k की वैल्यू निकल आएगी। तो यही हम लोग कर देते हैं, या इसको लिखेंगे 3/2k - 1 = 1/k - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो देखिए क्या आएगा 3k - 3 = इसका 1 के साथ करेंगे तो ये आएगा 2k - 1। इसको इधर पक्षांतर कर दें 3k - 2k = -1 और इधर ये -3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये बचेगा k = 2। तो माने k बराबर 2 के लिए कह रहा था k के किस मान के लिए, k बराबर 2 के लिए जो समीकरण युग्म था इसका कोई हल नहीं होगा। अगर इसमें k बराबर 2 रख दें तो जो समीकरण बनेगा और इसका हल हम लोग निकालेंगे तो इसका कोई भी हल नहीं मिलेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। देखते अगला सवाल हम लोग। देखिए अगला सवाल है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि के द्वारा हल करना। इस सवाल को दोनों विधियों से हल करना। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में इसको ज्ञात करते थे और फिर उस मान को दूसरे समीकरण में रखते थे। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह दें और इसको क्या कह दें 2। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 हमारे पास है 8x + 5y = 9। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे y के पदों में। ये आपके पास आ जाएगा 8x बराबर, इसको पक्षांतर कर दिया तो 9 - 5y आ गया। इधर 8 गुणा में लिया है, इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये जो x का मान है, x
इसका मान, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4, 3 गुणा x की वैल्यू आपने निकाली है y के बदले में 9 माइनस 5y बटे 8 प्लस 2y इक्वल टू 4 के गुणा करते हैं हम लोग, तो 3 नमा 27 और 8 लासा भी ले लें। ये हमने 8 इसका लासा ले लिया, 3 नमा 27 माइनस 3 + 15 और यहाँ बटे 1 लगाएंगे तो 8 दूनी 16y इक्वल टू 4 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ 8 का गुणा यहाँ 1 का गुणा यहाँ, तो 27 माइनस 15y प्लस 16y, तो बच्चे ये बचेगा आपके पास y केवल और प्लस का 27 इज इक्वल टू 8 चौको 32, y इज इक्वल टू आ जाएगा 32 माइनस 27 मीन्स y इज इक्वल टू आ जाएगा 5। अब जो है y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें हम लोग, तो x की वैल्यू निकल आएगी। समीकरण 1 हमारे पास है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 की, 8x प्लस 5 गुणा y का मान 5 है बराबर 9 की, 5y लिखा है, तो 8x प्लस 25 बराबर 9 मीन्स 8x बराबर 9 माइनस 25, 8x बराबर आ जाएगा 16, x बराबर माइनस 16 बटे 8 मीन्स x बराबर आ गया -2। तो इन दिए हुए समीकरणों को हम लोगों ने अभी प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया है। अब इन्हीं को हमें वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है। तो वज्र गुणन विधि में क्या बताया जाता है आपको देखें यहाँ से, वज्र गुणन विधि द्वारा हल, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग x बटे, क्या लिखेंगे, x वाले पदों को बंद कर लेंगे, जो बचा है वो दिख रहा है, उसको लिखेंगे 5, 2, 9 और 4। देखिए हमने यहाँ पर एक काम नहीं किया है, इसको -1 बराबर 0 नहीं बनाया, तो कहो तो इसको -1 बराबर 0 इसको बना दें, तो आपको जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ -9 -4 के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बराबर y बटे क्या लिखेंगे हम लोग, y वाले को बंद कर लेंगे, ये आ जाएगा -9 -4 और 8 और 3, ठीक है। इसको बंद कर देंगे सामने में, बराबर 1/, कांस्टेंट वाले को बंद कर लेंगे, क्या बचेगा 8, 3 और 5 और 2, 5 और 2। इसको हमने ऐसे कवर कर लिया। अब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, वो कैसे, इनका मल्टीप्लाई होगा और माइनस के साथ में इसका मल्टीप्लाई होगा। x बटे 5 चौको 20 माइनस का 20 और 9 दूनी 18 माइनस का होगा, लेकिन माइनस के काम में बन जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू y/, 27 और प्लस ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 1/8 दूनी 16 माइनस 15, ठीक है। करके क्या इनका गुणा करते हैं और इसका गुणा करके घटा देते हैं, ठीक है। ये करते हैं, जरूरी नहीं ये चीज लगाए हैं, ये समझने के लिए करते हैं इसको। तो x बटे ये बचेगा -2 बराबर y बटे ये बचेगा आपके पास 5 बराबर 1 बटे 1 बचेगा। इसको ले लें तो आप देखेंगे x बराबर -2 निकलेगा, इसको ले लेंगे तो आपका y बराबर क्या निकलेगा 5। हम लोगों ने जब इसको प्रतिस्थापन भी द्वारा किया था तभी y का मान कितना निकला था 5 और x का मान कितना निकला था -2। तो हमने इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा किया और आपकी वज्र गुणन विधि द्वारा किया। आपको दिख रहा होगा ये बहुत छोटे जगह में हो गया, तो जो आपको उचित लगे वो आसानी से आप कर सकते हैं। वैसे सबसे ईजी आपका ये पड़ता है, लेकिन वो जब मेंशन कर देगा कि अब आपको सवाल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है या वज्र गुणन विधि द्वारा, तो उसी विधि को हम लोग सवाल में अप्लाई करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए
आइए देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए है को जो 20 दिन भोजन करता है उसको 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, और जबकि एक दूसरा विद्यार्थी बी है उसको 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए उसको 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आपको निकालना है। तो हम लोग इसको दो चरों द्वारा रैखिक समीकरण एक बनाएंगे और उसके द्वारा इसको हल करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर ये मान लें कि माना छात्रावास का जो नियत किराया या व्यय जो भी है, ठीक है, वो x रुपया मान ले, और प्रतिदिन का जो व्यय है उसको हम y रुपया मान लें। ठीक है। ऐसे और भी सवाल हम लोगों ने एक पुस्तकालय वाला किया था, शायद आपको याद हो, और एक सवाल आपने किराए पर गाड़ी लेने के लिए किया था, वो भी बिल्कुल इसी तरीके का सवाल था। तो अब हम लोग प्रथम शर्त के अनुसार बात करते हैं। प्रथम शर्त वो कह रहा है कि हम 26 दिन भोजन किए, 20 दिन अगर हम भोजन करते हैं तो हमें कितना रुपया देना होगा, 1000। तो देखिए उसको एक फिक्स्ड चार्ज तो देना ही होगा, प्लस 20 दिन करेगा तो उसको कितने रुपया देना होगा, एक दिन का y रुपया देता है तो 20 दिन का 20y। ये किराया अलग भोजन का देना होगा, प्लस छात्रावास का अलग देना होगा। ये कांस्टेंट किराया ये तो देना ही देना है, प्लस क्या करना है, 20 दिन भोजन का किराया देना है, वो मिला करके वो कितना देता है, 1000 रुपए। ये समीकरण आपका बन गया एक। जो आपकी द्वितीय शर्त है वो आपसे कह रही है कि वो 26 दिन भोजन करता है और इतने रुपए अदा करता है। ठीक है। तो नियत किराया तो उसको देना ही देना है, प्लस 26 दिन का और उसको किराया देना है। तो एक दिन का किराया वो y रुपया देता है, तो 26 दिन का किराया 26y हो जाएगा, और कुल मिलाकर के कितने रुपए देता है, 1180 रुपए देता है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को, इसमें यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कही है कि आप वज्रगुण विधि द्वारा करो, प्रतिस्थापन विधि द्वारा करो या विलोपन विधि द्वारा करो। तो आपको जो सरल लगती हो इन तीनों में, उस विधि से इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, क्योंकि वज्रगुण विधि की समझ हमें विकसित करनी है और अच्छे से करनी है, तो उसी से हम इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले x बटे क्या आएगा, इसको बंद कर लेंगे। ये समीकरण जो होंगे, या इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 26y माइनस 1180 बराबर 0। माने ये जो मानक समीकरण था उस रूप में हमने इन दोनों समीकरणों को बना लिया। तो अब आप लिख लीजिएगा, x को बंद करेंगे तो क्या आएगा, ये 20, 26, और यहाँ लिखोगे माइनस का 1000, और यहाँ लिखोगे माइनस 1180। इसको सारणिक में क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। ठीक है। बराबर y बटे क्या आएगा, सारणी के अंदर y वाले बंद कर लेंगे, पहले ये लिखा जाएगा माइनस 1000 और माइनस 1180। इसके बाद किसको लिखोगे, x वाले कोएफिशिएंट को लिखोगे, ये 1 और 1 बराबर 1 बटे, ठीक है, कांस्टेंट बटे, कांस्टेंट वाले को बंद कर लेंगे इसको, तो बचेगा 1 1 20 और 26, 1 1 20 और 26। ये सब अलग अलग लिखे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बटे इनका गुणा करेंगे, 2 0 आ जाएंगे, 2 का गुणा कर दो, 2 8 16, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, और ये आएगा का आएगा माइनस का, इनका गुणा हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस है, माइनस 1 आएगा बीच में, तो 26,000 ये हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको 26,000। ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में कर लो, ये माइनस का है, बराबर y बटे यहाँ क्या लिखोगे, माइनस का 1000, और ये हो जाएगा प्लस का
80 इज इक्वल टू 1 अपान ये क्या होगा 26 माइनस 20। यहाँ पर लिखो, इसको जोड़ घटा दीजिएगा। 26,000 से इसको आप जोड़े घटाएंगे तो 0 से 0 ये चला गया, यहाँ पर 10 से 6 गया 4, यहाँ 5 से 3 गया 2, 2400 आ गया। ये प्लस का आएगा y बटे यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चों 180, ठीक है, बराबर 1 अपान यहाँ कितना बचेगा 6। अब इसको और इसको ले लेते हैं तो x बटे 2400 बराबर 1 बटे 6 इम्प्लाइज दैट x बराबर 2400 बटे 6 से भाग देंगे 6 को 24, x का मान आ गया 400, ठीक है। अब हमें क्या करना है, y के लिए करना है, तो इसको हम लोग क्या करें, ये वाला और इसको ले लें, ये आपके पास आ जाएगा y बटे 180 इज इक्वल टू 1 बटे 6 की। तो y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। क्या आएगी y की वैल्यू, जरा देखें। y इसको कर देंगे y इज इक्वल टू 180 बटे 6 के, तो y इज इक्वल टू 6 करीब 18 30। तो कहने का मतलब जो नियत किराया था, नियत किराया कहो या व्यय कहो, वो आपका है 400 रुपया, ठीक है। और प्रतिदिन का जो किराया है, प्रतिदिन का किराया वो आपका 30 रुपया। एक सवाल हम लोगों ने किया था प्रति किलोमीटर किराया और फिक्स्ड किराया, वही चीज बिल्कुल सेम है इस सवाल में। तो इस टाइप का सवाल आपसे पूछ सकता है। तो इसको हम लोगों ने किस विधि से किया है, वज्र गुणन विधि, जबकि यहाँ इसने ऐसा कुछ कहा नहीं था। आप किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 4 का दूसरा। एक भिन्न है, उसका मान 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। माने कोई भिन्न थी, अगर उसके अंश में हम लोग 1 को घटा देते हैं तो उसका मान 1/3 हो जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है। कब, जब हम लोग हर में 8 को जोड़ देते हैं। तो भिन्न जो होती है उसमें अंश और हर होता है। तो माना हमने भिन्न का जो अंश है, अंश इज इक्वल टू एक्स मान लिया और हर इज इक्वल टू क्या मान लिया, वाई के। तो हमारे पास भिन्न जो हो जाएगी वो x बटे वाई होगी। प्रथम शर्त हमारे पास क्या है, प्रथम शर्त आपसे कह रही है कि भिन्न का मान 1/3 होगा जब उसके अंश से हम 1 घटा देंगे। अंश में से 1 घटा दिया हमने, x बटे वाई 1 घटा दिया, तो इस भिन्न का मान आ गया 1/3। इसको हल करते हैं तो देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण आपका बन जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, वाई को पक्षांतर कर लें तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 को भी लिया है, +1 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1। आपकी द्वितीय जो शर्त दी है वो कह रही है कि भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। कब, जब हम उसके हर में 8 जोड़ देते हैं। तो हमारे पास जो भिन्न थी x बटे वाई, उसके हर में 8 जोड़ देंगे तो उस भिन्न का मान हो जाएगा 1/4। मल्टीप्लाई कर देंगे 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो आ जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग किसी भी विधि द्वारा इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें, चाहे आपका वज्र गुणन विधि द्वारा हल करें। तो इसको हम यहाँ पर वज्र गुणन विधि द्वारा ही हल करेंगे। उसके लिए हम इन दोनों समीकरणों को फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो ये जो समीकरण है वो हमारे पास है 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे x बटे कितना आएगा, इसको बंद कर लेंगे, -1 और ये 1 और माइनस का 8, ठीक है। इसके बाद में y अपान y बटे क्या लिखेंगे, इसको बंद करेंगे, 1 माइनस 8 और ये 3 और 4, ठीक। इसके बाद 1 अपान क्या लिखेंगे, कांस्टेंट बंद करेंगे, इनको लिखेंगे तो 3 4 -1
और -1। ठीक, ये आ जाएगा x बटे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, इक्वल टू y अपान 4 एकम 4 और ये प्लस 8 तक का 24 इज इक्वल टू 1 अपान माइनस का 3 और प्लस का 4, तो ये आ जाएगा x बटे 9 इज इक्वल टू y बटे 28 इज इक्वल टू 1 अपान 1। ठीक है, इसको आप देख ले कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है और इसको सॉल्व कर। ठीक है, देखें x और y के मान क्या आते हैं।